चलो अब शांत रहते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम, है ना। अरे यार तुम लोग मार ही खाओगे क्या तभी मानोगे? कहते इससे सही तो ऐसे ही आ रही ना, अब आ रही ना। ठीक है, तो ये एक चीज तो हमें पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये जेनेटिक मटेरियल सभी ऑर्गेनिज्म में बिना किसी एक्सेप्शन के। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड कितने धरती पर? दो। एक है डीएनए, दूसरा आरएनए। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए केवल एक काम करता है जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन आरएनए के पास कई सारे काम हैं। तो दो ही न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम 5 किंगडम की बात करें तो 5 किंगडम में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए या आरएनए? डीएनए या आरएनए? डीएनए। बताओ 5 किंगडम में किसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है? बताओ, है किसी का क्या? नहीं है, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहां पर है? वायरस नहीं, सम वायरसेस, कुछ वायरस में ना, जैसे टीएमवी, एचआईवी, है ना, तो कुछ वायरस में। और वायरस किस किंगडम में है? किसी किंगडम में नहीं रखा गया। तो 5 किंगडम जो हमारे पास है उनमें सबका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस में, जैसे एचआईवी, टीएमवी और एक बैक्टीरियोफेज है, कौन सा? कौन सा? 5। अच्छा, 5X24 में डीएनए है कि आरएनए है? लैम्डा में। अच्छा, सब बता दो जितने आते हैं। क्यूबी बैक्टीरियोफेज। कौन सा? क्यूबी बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या? हाँ, इसी चैप्टर में। तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल भी क्या है? आरएनए। अब आरएनए के और भी कई सारे काम है, जैसे आरएनए मैसेंजर का काम करता है, कौन सा आरएनए? एमआरएनए। आरएनए एडॉप्टर का काम करता है, कौन सा? टीआरएनए। जेनेटिक कोड को रीड करने वाला टीआरएनए। अमीनो एसिड को लाने वाला टीआरएनए। स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने वाला आरआरएनए। आर मतलब राइबोसोमल। तो किसका स्ट्रक्चर बनाता है? राइबोसोम का। राइबोसोम कितनी चीजों से बना है? 2। आरआरएनए प्लस प्रोटीन। कितनी तरह की प्रोटीन? 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन पाई जाती हैं। कैटालिटिक रोल भी प्ले करता। कैटालिटिक रोल मतलब एंजाइम की तरह काम करता। कौन? आरआरएनए। कौन सा? आरआरएनए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइबोजाइम। और एग्जाम्पल याद करना है, 23S आरआरएनए। कहां पर? ट्रांसलेशन में। प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कौन कराता है? 23S आरआरएनए। नॉर्मली एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो नॉन प्रोटीन नेचर के हैं, जैसे राइबोजाइम। राइबोजाइम किससे बना है? आरआरएनए से। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो ह्यूमन डीएनए की अगर बात की जाए डिप्लॉयड कंटेंट की, तो उसमें बेस पेयर का नंबर कितना है? 6.6 इंटू 10⁹। 10⁹ को हम लोग बिलियन भी बोल सकते हैं। हैप्लॉयड में आधा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 3.3 बिलियन बेस पेयर। और ई कोलाई में 4.6 मिलियन बेस पेयर। 4.6 मिलियन बेस पेयर। और बैक्टीरियोफेज 5X174 में 5386 क्या बेस पेयर की न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, बेस पेयर तो इसका मतलब क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। न्यूक्लियोटाइड लिखा है तो मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाएगा, समझे। और बैक्टीरियोफेज लैम्डा की बात करें तो इसमें 48,502 बेस पेयर। बेस पेयर मतलब डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये डेटा आपको सारे याद करने हैं। अब यहां पर देखिए लिखा भी है कि बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ह्यूमन एंड ई कोलाई के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और बैक्टीरियोफेज 5X174 के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब सिंगल स्टैंडर्ड होगा तो बेस पेयर तो बन नहीं पाएगा, इसलिए वहां पर लिखा है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। 2 क्या? ये देख रहे हो तुम लोग, मार खाओगे अभी। इसमें ज्यादा नहीं देखना है, दिमाग लगाना है। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट? 3। कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस 2 तरह के, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। प्यूरिन में 2, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन में 3, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। प्यूरिन में कितनी रिंग? 2। और पिरिमिडीन में 1 रिंग है। अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए और आरएनए में कॉमन है। यूरेसिल केवल आरएनए में और थाइमिन केवल डीएनए में। तो डीएनए में कितने बेस? 4, A
जी सी टी, और आरएनए में 4 ए जी सी यू। अब आते पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आरएनए में कौन सी है? राइबोज, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट तो आप जानते हैं, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। अब जो थाइमीन है, इसका एक दूसरा नाम भी है 5-मिथाइल यूरैसिल। ये डायरेक्ट नाम आपको ध्यान रखना होगा, ये वही बात जो भी हम बोल रहे थे यहां पर। अब सबसे पहले आप देखें कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन का अंतर है 2 प्राइम पोजीशन पर। 2 प्राइम पे यहां OH लगा और यहां पर केवल H लगा हुआ है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज का पूरा नाम है 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब सबसे पहले शुगर है, शुगर के 1 प्राइम से जुड़ता है कौन? बेस। किससे जुड़ता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। पूछा गया नीट में सवाल, 1 प्राइम पे जुड़ता है और क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। जैसे मान लो यहां एडेनिन हो तो इसका नाम क्या होगा? डीऑक्सीएडिनोसिन। कैसे? अबे 2 प्राइम पे क्या वो दिखाई दे रहा है, तो क्या नाम होगा? डीऑक्सीएडिनोसिन। समझे कि नहीं? अब अगर 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ जाए तो अब क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। और अगर यहां पर साइटोसिन है बेस, तो इसका नाम बताओ? डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। और अगर मैं यहां O लिख दूं, क्या लिख दूं? OH, और यहां U लिख दूं तो वाह, अबे यूरिडाइलिक एसिड। लोग सुनते समझते नहीं हो। अगर मैं यहां T लिख दूं तो अरे आएगा कहीं नहीं बे, वो थोड़ी लिखा है। अगर मैं T लिख दूं तो क्या आएगा? थाइमिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड? दोनों नाम सही हैं, यहां पर दोनों नाम सही होते हैं। थाइमिडाइलिक एसिड भी कह सकते हो और डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड भी कह सकते हो। फिर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस, अच्छा एक चीज यहां पर बॉन्ड की बात करें तो 5 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड है फास्फो एस्टर बॉन्ड। और फिर 2 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और फिर एक और जुड़ेगा तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आल्सो नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। पॉलीपेप्टाइड इज आल्सो नेम्ड एज प्रोटीन। पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल एंड दीज आर प्रेजेंट इन रिटेंटेड। क्या तीनों ही पॉलीमर हैं? यस। और तीनों का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा है। ठीक, अब यहां पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिखाई गई। अगर मान लो ये ग्लाइकोजन होता तो इस एंड को क्या कहते हैं? लेफ्ट, और ये राइट। लेफ्ट वाले को नॉन रिड्यूसिंग, राइट वाले को रिड्यूसिंग। अगर प्रोटीन होता तो ये वाला एंड एन टर्मिनल और ये वाला सी टर्मिनल। ये फर्स्ट अमीनो एसिड, ये लास्ट। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए आरएनए, तो लेफ्ट राइट नहीं होगा। यहां पर 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। 5 प्राइम का मतलब कौन फ्री है? फॉस्फेट ग्रुप फ्री हो, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। और 3 प्राइम का मतलब कौन फ्री है? हाइड्रोक्सिल फ्री हो जाएगा। डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है? शुगर फॉस्फेट। शुगर फॉस्फेट। तो बेस कहां गया? बीच में क्या? अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। किसकी तरफ? अंदर की तरफ। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए की डिस्कवरी किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने इन द ईयर 1869। और क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है लंबे समय तक पता नहीं चल पाया ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा डबल हेलिकल मॉडल दिया गया डीएनए का। और ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये किस डीएनए का था? बी डीएनए का दिया गया था। डबल हेलिकल मॉडल बेस्ड किस पे? एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये डेटा किसने दिया? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। आल्सो बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। तो कितने साइंटिस्ट हो गए? 5। वाटसन, क्रिक, विल्किंस, फ्रैंकलिन, चारगाफ। अब इनमें से 3 को नोबेल प्राइज दिया गया। किसको? वाटसन, क्रिक और विल्किंस को इन द ईयर 1962 में। 1961 में कैल्विन को, 45 में फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को नोबेल प्राइज दिया गया। चारगाफ रूल केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। चारगाफ रूल कहता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए प्यूरिन का नंबर किसके बराबर होगा? पिरिमिडीन के। एडेनिन किसके बराबर? ग्वानिन के। अबे मार खाओगे। एडेनिन थाइमीन के बराबर होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक, अब यहां पर सेलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए।
तो सबसे पहली बात, अब डबल हेलिकल है तो ये तो पता है कि इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो टू स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल पोलैरिटी, उसका मतलब है कि एक अगर 3 से 5 है तो दूसरी चेन 5 से 3 होगी, मतलब 3 के सामने 3 या 5 के सामने 5 नहीं आएगा। एंटी पैरेलल पोलैरिटी इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। अब यहां पर कह रहे हैं कि बेसिस फ्रॉम वन स्ट्रैंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद बेसिस फ्रॉम द अदर स्ट्रैंड, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से क्या बनते हैं, बेस पेयर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तभी तो बेस पेयर बनेगा। अब यहां ध्यान रखना कि एडेनिन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो दोनों स्ट्रैंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं विथ ऑफ डीएनए, और विथ कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। और इस विथ का कारण क्या है, प्यूरिन ऑलवेज कम्स अपोजिट टू पिरिमिडीन। प्यूरिन पिरिमिडीन के टर्म में बताना, ये क्या है, प्यूरिन पिरिमिडीन, पिरिमिडीन प्यूरिन, पिरिमिडीन प्यूरिन। हमेशा प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन आएगा जिससे 3 रिंग बनेंगी। 3 रिंग समझ पा रहे हो ना, प्यूरिन में 2 रिंग और पिरिमिडीन में 1 रिंग, तो 3 रिंग बनेंगी, इसलिए डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म विथ और डायमीटर इज ड्यू टू प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट टू पिरिमिडीन। बैकबोन हम जानते हैं कौन बनाता है, सुगर फॉस्फेट। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो बीएसपी याद कर लेना, बी फॉर बैकबोन, एसपी मतलब सुगर फॉस्फेट। तो बैकबोन किससे बनी है, सुगर फॉस्फेट से। कौन नहीं है इसमें, बेस। तो बेस कहां पर है, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी देता है डीएनए को, लेकिन एडिशनल स्टेबिलिटी कौन देता है, स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। अब अगर हम डीएनए की पिच की बात करें तो पिच कितनी होती है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना, याद मत करना। राइस पर बेस पेयर कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। विथ कितनी है, अभी बताया 2 सेकंड में, 20 एंगस्ट्रॉम। विथ कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम। यहां एक पिच के दौरान डीएनए कितना घूम जाता है, 360 डिग्री। तो रोटेशन पर बेस पेयर कितना, 36 डिग्री हो जाएगा। ये सब यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जो क्या मैं बताना चाह रहा था, भूल गया, ठीक है अभी बताता हूं। तो सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया, क्रिक ने। वाटसन क्रिक की केवल क्रिक ने दिया था, है ना। तो यहां पर याद करने का तरीका, सी फॉर सेंट्रल डॉगमा, सी फॉर क्रिक। और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन सेंट्रल डॉगमा अकेले किसने दिया, क्रिक ने। सेंट्रल डॉगमा कहता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमेशा डीएनए से, आरएनए से प्रोटीन की डायरेक्शन में फ्लो होती है। अब डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डॉगमा है। लेकिन कुछ वायरसेस में इंफॉर्मेशन आरएनए से डीएनए की तरफ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये कहां मिलता है, एचआईवी में। और एंजाइम कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहां यूज होता है। अब आते हैं पैकेजिंग, और पैकेजिंग में सबसे पहले लेंथ। 2 बार सवाल नीट में पूछा गया। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर। और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हमें पता है कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम से नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ मिल जाएगी। तो यहां से जब इकोलाई की लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 1.56 मिलीमीटर। और ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी आई, 2.244 मीटर एक्चुअल, जो कि आप याद करते हैं 2.2 मीटर। तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। नीट में सवाल पूछा था 3.3 बिलियन बेस पेयर की लेंथ पूछी, तो कितनी आएगी, 1.1 मीटर। जब ये आधा तो ये भी आधा हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना। अब न्यूक्लियस की डायमेंशन कितनी है, 10⁻⁻6 मीटर में, यानी माइक्रोमीटर। और डीएनए की लेंथ किसमें, मीटर में। तो मीटर बड़ा कि माइक्रोमीटर, मीटर बड़ा है। और बड़ी चीज छोटी जगह में है क्या, तो कैसे रखेंगे, लपेट के। तो लपेटने को क्या कहते हैं, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में, दोनों में। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए बिखरा होगा सेल में, बोलो यार, नहीं, डीएनए बिखरा नहीं होगा। भले ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, लेकिन डीएनए सेल में बिखरा नहीं है। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड।
तो डीएनए यहां पर एक पर्टिकुलर इमेजिनरी रीजन में, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर डीएनए बड़े बड़े लूप के फॉर्म में हो। डीएनए पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, किस वजह से, फॉस्फेट की वजह से। और इन निगेटिवली चार्ज डीएनए के लूप को बांधता कौन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। और क्या ये प्रोटीन हिस्टोन है, नहीं सर, प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन केवल यूकैरियोट में, ये भी ध्यान रखना है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट की तुलना में कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं और बेसिक हैं। बेसिक प्रोटीन दीज आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन। यहां भी कोड वही काम करेगा, भाल, बी फॉर बेसिक, एच फॉर हिस्टोन, यहां हिस्टोन हो जाएगा, ए फॉर आर्जिनिन और एल फॉर लाइसिन। यहां हिस्टीडीन का जिक्र तो है नहीं, तो आर्जिनिन और लाइसिन। तो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल मिलेंगे और क्या बनाएंगे, ऑक्टामर। ऑक्टामर के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। और फिर इस ऑक्टामर के ऊपर कौन रैप करेगा, डीएनए। डीएनए लिपट जाएगा, डीएनए पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। और यहां पर एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के कितने बेस पेयर, 200। तो कितने न्यूक्लियोसोम सेल के अंदर, 33 मिलियन। 6.6 इंटू 10.9 को 200 से डिवाइड कर दो, 33 मिलियन। आपसे एनसीईआरटी ने पूछा, नीट में सवाल आ सकता है ये, तो यहां पर एक कैलकुलेट करके मैंने दिखा भी दिया, 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम। अब जो न्यूक्लियोसोम होता है रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर एक ऐसा नजर आता है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये बीड क्या है, न्यूक्लियोसोम। ये बीड क्या है, न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूरी पैकेजिंग यहां लिखी, हिस्टोन ऑक्टामर सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनाता है, देन क्रोमैटिन फाइबर, और सेल डिवीजन के समय क्या बनता है, क्रोमोसोम। याद आया, क्रोमैटिन टर्म किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया था। तो सेल में क्रोमैटिन मिलेगा या क्रोमोसोम, कोई एक मिलेगा एक समय में। अगर इंटरफेज है तो क्रोमैटिन और एम फेज है तो क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिन तक की जो कहानी उसे कहते हैं लोअर लेवल ऑफ पैकेजिंग, और क्रोमैटिन से आगे की कहानी हायर लेवल। लोअर लेवल पे चाहिए हिस्टोन और हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिन्हें एनएससी प्रोटीन कहा जाता है। अब क्रोमैटिन दो तरह का होता है, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। जो लूजली पैक है वो यूक्रोमैटिन, जो डेंसली पैक है वो हेट्रोक्रोमैटिन। जो डार्क कलर का है हेट्रोक्रोमैटिन, लाइट स्टैंड है यूक्रोमैटिन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा है, यूक्रोमैटिन। इनएक्टिव कौन है, हेट्रोक्रोमैटिन। तो ये खूब पूछा जाता है, और ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये करीब इनके मैं शॉर्ट भी बना रहा हूं इस समय, 1-1, 2-2 मिनट के। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे ये है पूरा टॉपिक पैकेजिंग का, तो पैकेजिंग की 1 मिनट की वीडियो, उसमें सारी कहानी मैंने बता दी। तो आज कल मैंने चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अपलोड किया था। 20 वीडियोस में 1-1 मिनट की मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, 1 मिनट में खत्म। टर्नर सिंड्रोम 1 मिनट में, हीमोफीलिया 1 मिनट में, सेक्स डिटर्मिनेशन 1 मिनट में। तो ये भी जो टॉपिक है ये भी 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहां निमोनिक भी दिया गया है, मन करेगा तो निमोनिक से भी याद कर लेना, ठीक है। हाइड ऑल, सारी चीज छिपा लेनी है, ठीक है। तो हाइड ऑल से आप याद कर सकते हो। अब आते हैं सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तेज तो नहीं चल रहे हम लोग, बता देना भाई, तेज कर दें थोड़ा, अच्छा ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हो कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। किसने किया, ग्रिफिथ ने। कब किया, 1928। किस पे किया, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी या न्यूमोकॉकस। क्या कॉज करता है, निमोनिया। और कौन निमोनिया कॉज करता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम का बैक्टीरिया भी निमोनिया कॉज करता है। अब स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के 2 स्ट्रेन होते हैं, आर एंड एस। आर कैसा है, ए वायरुलेंट, और एस कैसा है, वायरुलेंट। ये वायरुलेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस का कोट है, और म्यूकस कोटिंग होने की वजह से ये वायरुलेंट है, मतलब चिकना वाला, जानलेवा है। अब 4 काम किया, अरे बेटा यहां ध्यान दो, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको अगर बहुत आराम से चलेंगे तब भी 2 घंटे लगेगा, और अगर इस तरीके से करोगे तो हम 3 घंटे लगेगा, ठीक है।
और अगले दिन का हमारे पास टारगेट अलग रहता है। तो ऐसा भी नहीं कि चलो बाद में कर लेंगे, आज ही करना है ये काम। तो एस स्टेन लाइव को अगर चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर जाएगा। आर स्टेन को इंजेक्ट करेंगे तो चूहा जिंदा रहेगा। एस स्टेन को हीट किल करके इंजेक्ट किया गया तो चूहा जिंदा रहा। अब आपको ये बताना क्या होना चाहिए अगर एस स्टेन को मार के और आर स्टेन को लाइव, इन दोनों में से कौन निमोनिया कॉज कर सकता है? कोई मार खाओगे बैले कहीं, इनमें कोई निमोनिया कॉज कर सकता है क्या? लेकिन दोनों को मिला के जब चूहे में डाला गया तो चूहा को निमोनिया होना चाहिए कि नहीं? जिंदा रहना चाहिए। क्या मर गया वो? यस। अगर ये ना मरता तो हम ना पढ़ रहे होते। तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? ये मर गया तो पाप लग गया तुम लोगों को, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। तो अब इन्होंने क्या समझाया? ये चूहा यहां पर बना हुआ है, ये चूहे के अंदर एस स्टेन हीट किल्ड और आर स्टेन लाइव डाला गया, और ये जो आर स्टेन ये ट्रांसफॉर्म होके बदल गया लाइव एस में। मतलब इस आर स्टेन के अंदर म्यूकस कोट बनाने की क्षमता आ गई। ग्रिफिथ ने कहा कि एस स्टेन हीट किल्ड से कुछ ट्रांसफर हुआ, समथिंग कुछ ट्रांसफर हुआ, लेकिन क्या ट्रांसफर है ये बता नहीं पाए। इन्होंने कहा जो ट्रांसफर हुआ वही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में पता नहीं चला। अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। एवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी 1933 से 1944, 11 साल तक इन्होंने काम किया ये पता लगाने के लिए कि क्या ट्रांसफर हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस स्टेन से कुछ ट्रांसफर हुआ। अब क्या ट्रांसफर उसका पता लगाने के लिए इन्होंने इस हीट किल्ड एस स्टेन से जितना प्रोटीन था उसको डाइजेस्ट करा दिया। किससे? प्रोटीएजेस से। आरएनए को आरएनएजेस से। और जब प्रोटीन और आरएनए को डाइजेस्ट किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित नहीं हुआ। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल आरएनए या प्रोटीन नहीं है। लेकिन जब डीएनए का यूज किया गया तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का कारण कौन है? डीएनए। तो एवेरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी ने पहली बार यह बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनके एक्सपेरिमेंट से पहले यह माना जाता था कि प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। तो एवेरी, मैक्लॉयड, मैकार्टी ने बताया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं हुए। तो किससे सहमत होंगे? हर्सी एंड चेस। हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट कब आया? 1952। किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज। हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट 1952, बैक्टीरियोफेज, जिसे कहते हैं बैक्टीरियल वायरस। तो बैक्टीरियल वायरस से आपके सामने बना, कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन सा? हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर। टेल फाइबर कितने होते हैं? 6। अब ये जो इसका हेड है, यहां पर हेड के अंदर कौन है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जितना हरा हरा बना है ये क्या है? प्रोटीन, कैप्सिड। और उसके अंदर ये क्या है? डीएनए। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इन्होंने यूज किया सल्फर 35 और फास्फोरस 32, रेडियो एक्टिव इन्होंने कंपाउंड यूज किए। तो सल्फर 35 का जब यूज किया तो कौन रेडियो एक्टिव हो गया? प्रोटीन। सल्फर 35 में ग्रो कराने से कौन रेडियो एक्टिव हो गया? प्रोटीन। ये सल्फर 35 में रेडियो एक्टिव प्रोटीन हो गया। डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है। जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 का यूज किया तो कौन रेडियो एक्टिव हो गया? डीएनए, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है। ये बात समझ पाए? अब इन्होंने इन बैक्टीरियोफेज का अटैक करा दिया ई कोलाई के ऊपर, और ई कोलाई पे जब अटैक कराया तो आपको बस सीधे आंसर याद करना है। अगर पूछा जाए एग्जाम में P32, अभी आपने देखा होगा वो 2 बार मैंने सवाल आपके टेस्ट सीरीज में पूछा भी है, फास्फोरस 32 वाला अगर दिया गया है और पूछा गया इससे क्या पता चला? डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और अगर सल्फर 35 है तो प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। दोनों बातें इन्होंने प्रूव कर दी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एंड दिस इज कॉल्ड अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल मतलब अब कोई संदेह नहीं रह गया। अब ये पूरी तरीके से साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फाइनल प्रूफ है, ये अनइक्विवोकल प्रूफ है। हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप आपको याद करने, कौन कौन से? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। और क्या इसी क्रम में याद करने? यस। जैसे पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला डिनेचुरेशन, दूसरा एनेलिंग, तीसरा एक्सटेंशन। सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई में कितनी स्टेज होती हैं? 3। पहली
प्लाज्मोगैमी दूसरा, कैरियोगैमी तीसरा, मियोसिस। क्या इसी सीक्वेंस में याद करना है? यह सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। तो अभी यहां पर हर्षेन चेस ने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे वायरसेस का पता चला जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे एचआईवी, टीएमवी एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये वाला ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वहां लिखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक, यहां पर सारी कहानी मैंने लिख दी है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 5X174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड क्यूबिक बैक्टीरियोफेज में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, एंड ज्यादातर बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होने के लिए 4 क्राइटेरिया चाहिए। कौन कौन से? रेप्लिका, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन, एक्सप्रेशन, ये चारों प्रॉपर्टी चाहिए। तो रेप्लिका के आधार पे अपना रेप्लिकेशन कौन कर सकता है? डीएनए एंड आरएनए। प्रोटीन इस क्राइटेरिया में फेल हो गया तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। रेप्लिका इसलिए बना सकते हैं क्योंकि यहां पर बेस पेयरिंग और रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी पाई जाती है। अब करें जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, तो डीएनए और आरएनए में कौन स्टेबल है? डीएनए ज्यादा स्टेबल, स्टेबल दोनों, लेकिन डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब उसके कई सारे कारण हैं, जैसे शुगर। शुगर में 2 प्राइम पे OH नहीं है। OH इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव होते हैं। आरएनए में ये ग्रुप होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। एनसीईआरटी कहता है यूरेसिल की जगह पर थाइमीन होने की वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन उसका रीजन यहां पर बताया नहीं गया। डीएनए डबल हेलिकल होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसलिए बेस पेयरिंग नहीं कर सकता है। तो स्टेबिलिटी के कई सारे कारण एनसीईआरटी ने बताए हैं जो यहां पर दिए गए हैं। आरएनए कैटलिटिक है, मतलब राइबोजाइम को अगर आप देखो तो कैटलिटिक है, मतलब ये रिएक्टिव होगा, और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी बताता है कि डीएनए स्टेबल है, थर्मली स्टेबल है, क्योंकि एस स्टेन को हीट किल कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर जो म्यूकस कोट बनाने की क्षमता थी उसके डीएनए में वो खत्म नहीं हुई थी। तो वहां से भी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से भी ये प्रूफ होता है कि डीएनए स्टेबल होता है। तो वही सारी कहानी यहां पर लिखी हुई है। ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की कहानी लिखी है, इसको एक बार रीड भी कर लिया करो तुम लोग। अब करें जेनेटिक मटेरियल इतना भी स्टेबल ना हो कि चेंज ना हो सके, थोड़े बहुत चेंजेस की संभावना होनी चाहिए, मतलब म्यूटेशन के चांसेस यहां पर होने चाहिए। तो म्यूटेशन के चांस डीएनए में कि आरएनए में? दोनों में। म्यूटेशन के चांस दोनों में। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन है, कहां म्यूटेशन हुआ? डीएनए में कि आरएनए में? अबे दोनों में। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब सिंगल बेस पेयर चेंज, जब बेस पेयर कह रहा मतलब डीएनए में चेंज हो रहा है, और डीएनए में चेंज होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो भी तो चेंज हो जाएगा। GAG रिप्लेस बाई GUG, और यू कह रहे मतलब आरएनए, और फिर ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाई वैलिन। तो डीएनए में बदलाव होगा तो आरएनए में, तो प्रोटीन में, और प्रोटीन बदलेगा तो कैरेक्टर बदल जाएगा। समझ में आई बात? तो म्यूटेशन के चांस डीएनए में, आरएनए में, दोनों में, लेकिन ज्यादा चांस किस में है? आरएनए में। क्यों? अनस्टेबल है, ज्यादा स्टेबल नहीं, और स्टेबल जो नहीं उसमें चेंज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो और जिनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट हो, वो तेजी के साथ म्यूटेट होते हैं और विकसित होते हैं, उनमें इवोल्यूशन बहुत तेज होता है। ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। अब करें जेनेटिक मटेरियल ऐसा हो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन को बना सकता हो। तो डीएनए प्रोटीन को बना सकता है कि आरएनए? अरे दोनों ही, डीएनए आरएनए दोनों ही प्रोटीन को बना सकते हैं। ये डीएनए है और ये सेंट्रल डॉग्मा के द्वारा क्या प्रोटीन बना रहा है, और क्या आरएनए भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है? यस, तो दोनों ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चारों क्राइटेरिया किसने पास कर लिए? दोनों ने, डीएनए ने भी और आरएनए ने भी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि किसका एक्सप्रेशन आसान है? आरएनए का। आरएनए अपने एक्सप्रेशन के लिए डीएनए पर डिपेंड नहीं, लेकिन डीएनए अपने एक्सप्रेशन के लिए आरएनए पर निर्भर करता है। तो एक्सप्रेशन किसका आसान है? आरएनए का। पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था?
आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यहां से प्रूफ हो रहा है क्योंकि आरएनए धरती पर पहले और वो अपना एक्सप्रेशन कर सकता था। साथ ही साथ यहां पर यह भी ध्यान रखना आपको कि जो आरएनए है उसी से डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। कैसे? केमिकल मॉडिफिकेशन। कितने केमिकल मॉडिफिकेशन हुए? दो, एक शुगर में, दूसरा बेस में। शुगर में 2 प्राइम पे ओ गायब हो गया और यूरेसिल में 5 प्राइम पे मिथाइल जुड़ गया, तो क्या बना? 5 मिथाइल यूरेसिल, दैट इज अनदर केमिकल नेम ऑफ थायमीन। अब यहां पर 2 सवाल और पूछे जाते हैं कि अगर ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन के लिए कौन अच्छा है? आरएनए, और स्टोरेज के लिए डीएनए। तो ये 2 पॉइंट यहां पर लिखे होते हैं कि फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज बेटर एंड ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेटर हो जाएगा। आरएनए वर्ड में वही 2 बातें जो मैंने बताई, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए का इवोल्यूशन किससे हुआ? आरएनए से केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा डीऑक्सीजनेशन हुआ और मिथाइलेशन हुआ, जिससे डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं यहां पर सेंट्रल डॉगमा का पहला स्टेप कौन सा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना, ये हो गया रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। किस फेज में होता है? एस फेज में। यूकैरियोट के केस में, प्रोकैरियोट में जस्ट बिफोर द फिशन। बैक्टीरिया डिवाइड मेनली बाय फिशन, तो फिशन होने के जस्ट पहले। बैक्टीरिया में फिशन का टाइम कितना? इकोलाई में 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। और रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट, यानी फिशन होने के 2 मिनट पहले रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो अब यहां पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। कैसा? सेमी कंजर्वेटिव। एक पेरेंटल डीएनए से रेप्लिकेशन के बाद 2 बनेंगे, और जो 2 बनेंगे उनमें एक स्टैंड पुराना वाला होगा और एक स्टैंड नया। तो एक पुराना और एक नया, दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। ये सवाल गलत होता है, बहुत आसान है और बहुत गलत होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953। डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के साथ ही उन्होंने रेप्लिकेशन की स्कीम भी दे दी। एंड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल इन द ईयर 1958 in prokaryote E. coli and by Taylor et al. In Vicia faba in the same year 1958. अब मिचेल्सन स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट है वो सिलेबस में डिटेल में है, जिसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर किया गया। किसके ऊपर? ई कोलाई पर। जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किस पे? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के ऊपर। हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज के ऊपर। मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पर। टेलर एक्सपेरिमेंट विसिया फाबा के ऊपर। मेंडल एक्सपेरिमेंट गार्डन पी के ऊपर। पाइसम सटाइवम। मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर। तो एक साथ आप रिलेट कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा यहां पर, है ना। चलो अब यहां पर चलते हैं। नाइट्रोजन के इन्होंने आइसोटॉप लिए N14 एंड N15। N14 एंड 15 में कौन सा रेडियो एक्टिव? कोई भी नहीं। ये बात खास है, कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। अंतर दोनों के डेंसिटी और मास में है। तो N14 को लाइट कहते हैं, हल्का है, और N15 हैवी है, हैवी आइसोटॉप, बट दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव। हर्सी एंड चेस ने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था, लेकिन यहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। और रेडियो एक्टिव नहीं तो ऑटो रेडियोग्राफी का यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। और यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक कौन सी है? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब एग्जाम में तुम लोग को कैसे सवाल करना है उसके तरीके आप जान लो। हमेशा शुरुआत आपको जो करनी है, देखिए कुछ भी अगर नहीं बताया गया मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में, तो आपको ये मान के चलना है कि जो हमारा डीएनए है वो हैवी है। डीएनए कैसा है? हैवी। हैवी का मतलब दोनों स्टैंड N15 वाले हैं। और मीडियम अगर नहीं भी दिया गया तो आप क्या रखोगे? N14। ये अंडरस्टूड, ये याद करना है आपको। दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको याद करना है।
अब 20 मिनट में ई कोलाई डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के जस्ट पहले रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको दोनों स्टैंड अलग करने हैं, लाल वाले मतलब हैवी वाले, और दोनों पे नया बनाना है N14 के आधार पे। तो N14 से एक एक स्टैंड आपने बना दिए। ऐसे बनाते हैं, लेकिन इतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास, तो इसके लिए दो नियम है। पहला नियम, किसी भी जनरेशन में हैवी नहीं बनेगा, किसी भी जनरेशन में हैवी, तो हैवी हमेशा जीरो होगा, हैवी हमेशा जीरो करोगे, परसेंट नंबर कुछ भी पूछे। दूसरी बात, हाइब्रिड हमेशा दो बनेंगे बस। अब आपसे एग्जाम में पूछा कि बताओ 60 मिनट के बाद कितने ई कोलाई ऐसे होंगे जिनके अंदर हाइब्रिड डीएनए होगा? दो, हैवी 0 और लाइट। अब 60 मिनट कहा है तो आप शुरू करो 1 से, 1 से 20 मिनट के बाद 2, 40 के बाद 4 और 60 के बाद 8, डबल करते जाना है। 8 में कितने हाइब्रिड हैं? 2, तो लाइट कितने? कर लोगे ना, बस खत्म बात। तो बस दो बातें, हैवी बनाना नहीं कभी और हाइब्रिड हमेशा दो। 20 मिनट के बाद कितने परसेंट हाइब्रिड? 100%। अरे यार, क्योंकि 20 मिनट के बाद तो दो ही बनेंगे ना, और दो है, दोनों कैसे हैं? हाइब्रिड, तो 100% हाइब्रिड डीएनए बनेगा। बोलो, पूछे एग्जाम में कि बताओ 2 जनरेशन के बाद कितने परसेंट हैवी? अबे 0 हैवी बताए, कभी बनना नहीं है। लाइट 50, क्योंकि कहा 2 जनरेशन के बाद, तो एक से शुरू करोगे, 1 जनरेशन के बाद 2, 2 के बाद 4, तो 4 में 2 हाइब्रिड 2 लाइट, तो 4 में 2 हाइब्रिड मतलब 50%, 2 लाइट मतलब 50%। समझ में आई बात क्या? यही काम टेलर एक्सपेरिमेंट के लिए भी कर सकते हो। टेलर एक्सपेरिमेंट है नहीं, लेकिन सवाल अगर पूछ ले एकदम तरीका यूज करोगे सेमी कंजर्वेटिव वाला, तो ये सब यहां कैलकुलेट करके दिखाएगा आपको। ये सब करना नहीं, याद नहीं करके जाना है। अब आते हैं टेलर्स एक्सपेरिमेंट। टेलर का एक्सपेरिमेंट किस पे था? विसिया फाबा, फाबा बिन कहते हैं, ईयर सेम है 1958। अच्छा, जो मेजरसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट वो प्रोकैरियोट के लिए, और ये विसिया फाबा तो प्लांट है ना, बाकला कहते हैं इसको, है ना। तो ये जो प्लांट है ये यूकैरियोट हो गया, यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सेम ईयर में प्रूफ किया गया, लेकिन एक साल में तो 12 महीने होंगे। तो पहले प्रूफ किया गया प्रोकैरियोट में और बाद में यूकैरियोट में। इन्होंने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया। व्हाट इज थाइमिडीन? न्यूक्लियोसाइड। और इसका न्यूक्लियोटाइड बनो थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। यानी आप देखो, मिजेल्सन एंड स्टॉल ने रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं किया, लेकिन टेलर ने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया है। जबकि काम दोनों एक ही करें, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूफ करें, लेकिन एक रेडियो एक्टिविटी का यूज नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है। तो अब आते हैं मशीनरी एंड एंजाइम रेप्लिकेशन में। अब यहां पर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम गिन के 2 बस ध्यान रखने हैं। एक है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। बस 2 एंजाइम, काम खत्म। बाकी वो हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको करना भी नहीं है। तो अब यहां पर वही कहानी है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसमें ये सब वही कहानी दिखाई हुई है। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो हम कंपेयर करके याद करेंगे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड का होता है कि दोनों का? दोनों का। ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का। साथ ही साथ रेप्लिकेशन अगर किसी सेल में स्टार्ट हो गया तो सेल के अंदर जितना डीएनए है पूरा रेप्लिकेट कर जाएगा, जितना भी डीएनए। जैसे हमारी सेल में शुरू हुआ तो न्यूक्लियस का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सब रेप्लिकेट करेगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन केवल डीएनए के एक सेगमेंट का होता है और एक स्ट्रैंड का। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। इन रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड एंड कंप्लीट डीएनए आर इन्वॉल्व। अब मेन एंजाइम जो है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तरीका मैंने बताया था कि कैसे बनाओगे इसको, जिससे बनेगा वो डिपेंडेंट और जो बनेगा वो पॉलीमरेज। तो यहां डीएनए से बन रहा है और डीएनए ही बन रहा है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। तो एंजाइम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनता है, तो एंजाइम का नाम आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। समझ गया ना? तो जिससे बनेगा वो
डिपेंडेंट जो बनेगा वो पॉलीमरेज। के एग्जाम में आपको याद नहीं करना, इसको D3P भी हम कह सकते हैं। D3 क्योंकि 3 DR है और एक PR है, तो D3P। अब करें कि ये जो एंजाइम है ये बहुत ही तेज काम करता है। ई कोलाई में 4.6 मिलियन बेस पेयर हैं, 46 लाख, और इनका रेप्लिकेशन कितनी देर में? 18 मिनट में। स्पीड कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये एक एंजाइम है कि दो एंजाइम है? दो एंजाइम है, दो स्ट्रैंड है ना, तो दो स्ट्रैंड पे एक ही एंजाइम लगी, अलग अलग लगेंगे? अरे नालायकों, दो एंजाइम है ना, एक के हिसाब से निकालोगे तो 36 मिनट आएगा, तो दो एंजाइम को जब आप कैलकुलेट करोगे तब ये 2000 के आसपास डेटा आएगा। तो अब कह रहे हैं ये जो एंजाइम है ये ना केवल तेज है बल्कि बहुत ही एक्यूरेट है, सटीक भी है। क्योंकि अगर रेप्लिकेशन में कोई गलती होगी तो क्या होगा? म्यूटेशन। क्योंकि आप क्या बना रहे हो? डीएनए, और डीएनए में एक भी बेस पेयर चेंज हो गया तो क्या होगा? म्यूटेशन। एक बेस पेयर मतलब पॉइंट म्यूटेशन। तो अब कह रहे हैं कि जो एंजाइम है, अगर एंजाइम तो उसका सबस्ट्रेट भी होगा। तो D3P का जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दिस इज DNTP शॉर्ट में कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का सबस्ट्रेट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन में अच्छा क्या बनाना है? ये भी कंफ्यूजन। अबे आरएनए बनाना है, तो आरएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो वहां पर न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बोलो यार, यहां पर क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड दिखाई दे रहा है क्या ये? और फॉस्फेट लगा तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड ही तो है ये। और डीएनए या आरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड ही तो जोड़ने हैं। तो D3P का जो सबस्ट्रेट हो क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, DNTP। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज NTP। वहां पर क्या लगेगा? NTP, यहां पर DNTP। अब ये जो DNTP इसके डुअल फंक्शन है। क्या है इसके डुअल फंक्शन? एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। किसका सबस्ट्रेट? एंजाइम का। कौन सा एंजाइम? D3P। और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए? पॉलीमराइजेशन के लिए। आप कोई चीज बना रहे हैं क्या, और बना रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? DNTP। और इसमें एनर्जी जो है, इसके पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड है। किसकी तरह? ATP की तरह। ATP के पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड है, वैसे DNTP के पास भी दो हाई एनर्जी बॉन्ड है। आप याद कर लो, इतना ज्यादा डिटेलिंग में हम जा नहीं सकते हैं, या आप देखना होगा तो बाद में देख लेना इसको। अब यहां पर ये जो रेप्लिकेशन होना है, जैसे हमारा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, तो क्या पूरे डीएनए का रेप्लिकेशन होना है? अभी सिखाया है, पूरे डीएनए का होगा, यस। लेकिन एक साथ नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। उन टुकड़ों को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन फॉर्क। और रेप्लिकेशन फॉर्क जब हम पढ़ेंगे तो फॉर्क की तरफ से स्टैंड को पढ़ेंगे। जैसे ये स्टैंड 3 to 5 है कि 5 to 3 है? 5 to 3, क्योंकि फॉर्क की तरफ से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो फॉर्क की तरफ से हमेशा पढ़ा जाएगा। अरे चलो अच्छा, यहां पे आते हैं। क्लास के बाद मिलेगा बेटा कि बीच में ठूस हो गए? यहाँ पे, हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी। बेटा बड़ा टॉपिक है, पढ़ लो पहले, है ना, क्योंकि अभी केमिस्ट्री की भी क्लास होनी ना तुम लोग के। चले आगे, चले हम लोग, तेज तो नहीं चल रहे हैं ना? ठीक है। अब एंजाइम चाहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो, चाहे आरएनए पॉलीमरेज हो, किस डायरेक्शन में काम करेगा? 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। और इस वजह से एक स्ट्रैंड पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी और दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रैंड का नाम बोलो, 5 to 3 या 3 to 5? 3 to 5। तो 3 to 5 वाला है, इस पे 5 से 3 से एंजाइम काम शुरू करेगा, तो कैसी सिंथेसिस होगी? कंटिन्यूअस। तो 3 से 5 वाले बोलते हैं लीडिंग।
लीडिंग पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, और जो 5 से 3 उसको क्या कहते हैं, लैगिंग, लैगिंग पे डिसकंटिन्यूअस, और जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होते हैं उनको कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अच्छा मान लो हम रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो, तो इस स्ट्रैंड का नाम क्या होगा, टेम्पलेट, और इसका नाम क्या होगा, कोडिंग। कुछ समझ पा रहे हो क्या तुम लोग, यहां पर दोनों ही टेम्पलेट हैं, और इन दोनों टेम्पलेट में जो 3 से 5 वाला है उसका नाम क्या है, लीडिंग, और 5 to 3 वाला लैगिंग। ट्रांसक्रिप्शन के समय 3 से 5 वाले का नाम टेम्पलेट होगा और 5 से 3 वाले का कोडिंग। 5 से 3 वाले केवल 2 याद कर, 3 to 5 वाले केवल 2 याद कर लो, ज्यादा मत याद करो। एक तो आप याद करो लीडिंग किस डायरेक्शन में है, 3 to 5, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट किधर है, 3 to 5, बाकी सब कुछ 5 to 3। जैसे मैं पूछूं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 to 3, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 5 to 3, लैगिंग स्ट्रैंड 5 to 3, कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3, एमआरएनए का पढ़ेंगे किधर से, 5 to 3। तो 5 to 3 ज्यादा है तो मत याद करो, क्या याद करोगे, कम वाले। रेप्लिकेशन में याद कर लो लीडिंग 3 to 5 और ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट 3 to 5, इतना याद कर पाओगे, बाकी पूछेगा तो 5 to 3 कर लेना है, ठीक, क्योंकि बहुत कुछ याद करोगे तो फिर एग्जाम में पॉसिबल नहीं कि कर पाओ आप। अब जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओकाजाकी, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज। अब करें कि जो D3P एंजाइम है ये अपने आप रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, इनिशिएशन के लिए चाहिए क्या, ओराई, क्या चाहिए, ओराई, ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओराई चाहिए यहां पर, और इसके बारे में हम बात करेंगे बायोटेक में, यानी परसों हम लोग इसके बारे में ओराई के बारे में बात करेंगे। इन प्रोकैरियोट द रेप्लिकेशन बिगिंस एट ओराई, ओराई इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये वही कहानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर प्रोवाइड ओराई, ठीक। अब यहां पर वो कहानी लिखी कि प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन कब होता है, जस्ट बिफोर द फिशन, और यूकैरियोट में एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल। करें अगर सेल डिवीजन डज नॉट अकर आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट हो गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं करे तो इससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी जनरली कहां मिलता है, प्लांट में, कल ही हमने पढ़ा था इस बारे में। अब आते हैं अगले टॉपिक पे सेंट्रल डॉग्मा में, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो डीएनए का एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा कि दोनों, एक स्ट्रैंड, पूरा डीएनए की सेगमेंट को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और स्ट्रैंड को क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड एंड ओनली वन सेगमेंट इज इन्वॉल्व, द स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब दोनों स्ट्रैंड क्यों इन्वॉल्व नहीं होते हैं उसका रीजन भी बताए गए, जो यहां पर बहुत जरूरी नहीं है। एंजाइम आप देख लो, डीडीआरपी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डिपेंडेंट जिससे बन रहा है और जो बन रहा है वो पॉलीमरेज, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और फिर से वही कहानी कि भैया एंजाइम 5 से 3 डायरेक्शन में ही काम करेगा यहां पर। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज इन्वॉल्व। तो अब यहां पर मैंने थोड़ा सा ये बना के दिखाया कि ये डीएनए है, इस डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन, दोनों। अगर रेप्लिकेशन होगा तो देखो जो 5 से 3 वाला उसका नाम क्या है, लैगिंग, और 3 से 5 वाले का लीडिंग। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इसी का कर रहे हैं तो 5 से 3 वाले का नाम कोडिंग और 3 से 5 वाले का टेम्पलेट। तो ये यहां से थोड़ा सा और आसानी से आप याद कर सकते हैं इस बात को। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में आप अपना आंसर एग्जाम में किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि टेम्पलेट ही एक्चुअली बनाता है। और टेम्पलेट कैसे बनाता है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करता हुआ। और आरएनए जब भी बनाओगे तो हमेशा 5 से 3 बनाओगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो जो टेम्पलेट है इसी से आपको बनाना है। देखो यहां जी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी का, जी, ए का, यू। आरएनए में तो यू आएगा, थायमिन तो आएगा नहीं, ये भी ध्यान रखना है। तो टेम्पलेट से अगर करना है आंसर तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी फॉलो करना है। और अगर कोडिंग से आंसर करना चाहते हैं तो सेम वही रखना है, केवल थायमिन की जगह पर यूरेसिल लगा देना, थायमिन की जगह पर यूरेसिल।
तो किसी भी स्टैंड से आप आंसर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन ध्यान ये रखना कि जब भी टेम्पलेट से आंसर करें तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी यूज करें। कोडिंग से करना है तो थायमीन को हटा के यूरेसिल से लगा लें। सेल में एक्चुअली किससे ये आरएनए बनता है? टेम्पलेट से। कोडिंग से बनता नहीं। कोडिंग किसके लिए कोड करता है? किसी के लिए नहीं। कोडिंग नाम कोडिंग, लेकिन कोड किसी के लिए नहीं करता है। तो दोनों स्टैंड क्यों इन्वॉल्व नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में? इसके दो आंसर हैं। अगर दोनों स्टैंड इन्वॉल्व होंगे तो दो अलग अलग आरएनए बनेंगे और एक कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए आरएनए आई शुरू कर देगा, और आरएनए आई अगर होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी मतलब एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, अब अगर दोनों आरएनए का ट्रांसलेशन हो जाए तो दो तरह की प्रोटीन बन जाएंगी, और उससे वो कहानी फेल हो जाएगी। वन जीन, वन एंजाइम, वन कैरेक्टर। तो यहां पर वन जीन एंड टू एंजाइम, टू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इन दो वजहों से दोनों स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो दोनों प्रॉब्लम, पहली और दूसरी दोनों प्रॉब्लम यहां पर लिखी हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में जो हिस्सा इन्वॉल्व होता है डीएनए का, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? तीन। पहला पार्ट प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा टर्मिनेटर। यह भी पूछा गया है। प्रमोटर किस तरफ है? 5 प्राइम की 3 प्राइम? 5 प्राइम पे। और टर्मिनेटर 3 प्राइम के। किसके? कोडिंग के। रेफरेंस कहां से लेंगे? कोडिंग से। तो यह ध्यान रखना है कि प्रमोटर को 5 प्राइम ही बोलना, 3 नहीं बोलना है, क्योंकि रेफरेंस कहां से लेते हैं? कोडिंग से। कोडिंग किसके लिए कोड करता है? किसी के लिए नहीं, लेकिन रेफरेंस कहां से लेंगे? कोडिंग से। प्रमोटर को आगे मानते कि पीछे? आगे, तो इसको कहते हैं अपस्ट्रीम। और टर्मिनेटर जो है वो डाउन स्ट्रीम, पीछे की तरफ, यानी डाउन स्ट्रीम। प्रमोटर वो हिस्सा है जहां पर आके बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और जब टर्मिनेटर रीजन पर आएंगे तो वहां ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा। बोलो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सब वही कहानी लिखी हुई है। ये वही बात लिखी कि अगर टेम्पलेट से आंसर करेंगे तो क्या लगाएंगे? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। कोडिंग से करेंगे तो ओनली यू इज प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ थायमीन। तो किसी से भी आप आंसर कर सकते हैं। अब यहां लिखा है जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहां पर क्या याद करना आपको? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन आपको याद करना, सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट है जो कोड करता है प्रोटीन के लिए। अब यहां पर दो तरह के सिस्ट्रॉन है, मोनो एंड पॉली। मोनो सिस्ट्रॉनिक कंडीशन कहां है? यूकैरियोट में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट में। और ऐसे याद कर सकते हैं, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट। मोनोसिस्टोनिक कंडीशन कहां पर है? यूकैरियोट में। और यूकैरियोट के जो मोनोसिस्टोनिक जीन है उनमें एक्सॉन भी है और एंट्रॉन भी है। एक्सॉन भी है और एंट्रॉन भी। ऐसे जीन को क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन किसका कैरेक्टर है? यूकैरियोट का। प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होते हैं। अब इनमें जो एक्सॉन होते हैं वो कोडिंग होते हैं, और जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन कोडिंग या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं। और जब आप देखेंगे प्रोसेसिंग करेंगे तो इनको काट के हटाएंगे। तो यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्सॉन का होता है कि इंट्रॉन का? ट्रांसक्रिप्शन दोनों का होगा, लेकिन ट्रांसलेशन केवल एक्सॉन का होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन होने के पहले इंट्रॉन को काट के हटा दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग में 3 स्टेप हम लोग यूज कर लेंगे। तो इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। अब टाइप ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की बात करें तो मेनली 3 टाइप के आरएनए होते हैं जो आप जानते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और तीनों आरएनए ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए। सबका क्या काम है? शुरुआत में हमने इस चैप्टर के देख ही लिया, यहां पर फिर से एक बार लिखा हुआ है। अब करें डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो तीनों तरह के आरएनए बनेंगे। अरे यार, तीनों तरह के आरएनए बनेंगे, और इन आरएनए को बनाने के लिए एक एंजाइम है कि 3 एंजाइम है? एक एंजाइम। प्रोकैरियोट में एक एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज केवल एक है बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोट के पास, और वो तीनों को बना सकता है, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। लेकिन हम लोगों में यूकैरियोट में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 1 किसके लिए? आरआरएनए के लिए। 2 किसके लिए?
HN के लिए, HN से फिर mRNA बनेगा, और 3 किसके लिए? tRNA के लिए। तो बैक्टीरिया में सिंगल DDRP है तीनों को बनाने के लिए, लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो कम से कम 3 है, अभी आगे पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप हैं? 3। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। हर्षीचेस में कितने स्टेप हैं? 3। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहां पर आपको दिखाया गया कि इनिशिएशन के लिए सबसे पहले प्रमोटर के साथ कौन बाइंड करेगा? DDRP, और एक इनिशिएशन फैक्टर कौन? सिग्मा जाके जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाएगा। फिर इलोंगेशन फेज में आएंगे, और इलोंगेशन फेज में जब हम पहुंचेंगे तो देखो mRNA का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि यहां पर DDRP से जुड़ा रहेगा, DNA से जुड़ा रहेगा, बाकी लटका हुआ है बाहर। और फिर जब यहां पर पहुंचेंगे टर्मिनेटर रीजन पर, तो टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर है? रो फैक्टर। यहां पर रो फैक्टर आ जाएगा, इधर कौन सा है? सिग्मा फैक्टर। अच्छा, अभी यहां पर हम इलोंगेशन फेज में है, प्रोकैरियोट की बात है, इलोंगेशन फेज में हम है, और यहां पर mRNA लटका हुआ है, तो इधर से ट्रांसलेशन शुरू हो गया। मतलब अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, और उधर से ट्रांसलेशन शुरू हो गया। क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों घटनाएं एक साथ चल रही हैं? यस, लेकिन ये यूकैरियोट में पॉसिबल नहीं है। प्रोकैरियोट में ये पॉसिबल है 2 वजहों से। पहला कारण है कि यहां पर जो mRNA बन रहा है फुल्ली फंक्शनल है, यहां कोई HN नहीं बनता है क्योंकि यहां कोई स्प्लिट जीन नहीं है। दूसरा कारण, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में हो रहा है। कहां पर? साइटोप्लाज्म। यहां पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का कोई बंटवारा नहीं है। हम लोगों में ये 2 घटनाएं एक साथ कभी नहीं हो सकती। पहला कारण कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दीवार है, तो इसलिए नहीं हो सकता। दूसरा, अगर कंपार्टमेंट भी सेम कर दें तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बनता है HN, और HN बनने के बाद प्रोसेसिंग होगी, तब mRNA बनेगा और तब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो यहां पर प्रोकैरियोट में अगर हम देखें तो दोनों कपल्ड प्रोसेस हो सकते हैं। कौन? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड प्रोसेस इन प्रोकैरियोट, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबस्ट्रेट की बात हमने कर ही ली थी। सबस्ट्रेट कौन है? न्यूक्लियोटाइड, जिसका नाम है राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, RNTP या NTP कह लो। और रेप्लिकेशन में क्या था? DNTP, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहां पर बट डीऑक्सी हटा दो, क्या बचा? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। है तो एक्चुअली पूरा क्या? न्यूक्लियोटाइड। अब करें कि जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है किसी तरीके से हेलिक्स को ओपन करता, कैसे ओपन करता वो डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाला पॉइंट है, कपल प्रोसेस वाला यहां पर लिखा हुआ है, और कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द सेम कंपार्टमेंट। हाँ, स्प्लिट जीन वाली कहानी। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ज्यादातर चीजें सेम होती हैं प्रोकैरियोट की तरह, लेकिन 2 डिफरेंसेस बड़े यहां पर हैं। तो 2 कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पहली, इन यूकैरियोट एटलीस्ट 3 DDRP आर रिक्वायर्ड। कम से कम 3 चाहिए। कहां? न्यूक्लियस में। माइटोकॉन्ड्रिया में अलग चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में अलग चाहिए, क्योंकि वहां भी तो DNA है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने DNA? 1, और प्लास्टिड के अंदर कई सारे। तो कह रहे कम से कम 3 चाहिए, और ये 3 जो चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करने हैं। तो RNA पॉलीमरेज जो 1 है किसके लिए? rRNA हमारे पास कितने हैं? 4। कौन कौन से? 5.8, 18 एंड 28, और चौथा है 5S। अब ये भी ध्यान रखना है कि भैया 3 जो है rRNA वो 1 से, और जो चौथा है वो 3 से, 5S वाला। तो इसको मैंने ऐसे बताया था, 8, 8, 8 वाले याद कर लेना। तीनों के में क्या आ रहा है? 8, तो 8 वाले किससे हो जाएंगे? 1 से। जो सेकंड वाला एंजाइम है वो किसको बनाता है? HN को। और फिर HN जो है इससे आगे चल के क्या बनेगा? mRNA। और 3 जो है वो tRNA, 5S rRNA और snRNA। SN इज द स्मॉल न्यूक्लियर RNA। दूसरी चीज यहां पर जो अंतर है प्रोकैरियोट से वो है कि जो HN RNA बनता है यहां पर वो नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि इसके पास एक्सॉन और एंट्रॉन दोनों होते हैं, और इसीलिए इसको फंक्शनल करने के लिए इसको mRNA में चेंज करना है। और mRNA में चेंज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं कि जो एंट्रॉन है उनको काट के हटा देते हैं।
कैपिंग किधर करते हैं? 5 प्राइम पे। किसकी कैप लगाते हैं? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग किधर करते हैं? 3 प्राइम पे। टेलिंग का दूसरा नाम है पॉली एडिनाइलेशन। और 3 प्राइम पे जो एडिनाइलेट टेल लगाते हैं उसमें कितने बेस होते हैं? 200 से 300 एडेनिन होते हैं। टेम्पलेट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, केवल एडेनिन लगा रहे हैं। ये जो एमआरएनए बना है या जो एचएनआरएनए बना, टेम्पलेट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? वो टेम्पलेट डिपेंडेंट है, लेकिन जो टेल लगा रहे हैं वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है यहां पर। तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी कैप लगा रहे हैं, जो कि अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। और जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट हमारे यूकैरियोट में है वो एंशिएंट फीचर को बताता है, पुराना फीचर बताता है। इंट्रॉन का पाया जाना बताता है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, यानी पुरानी चीज की याद दिलाता है। और स्प्लाइसिंग का प्रोसेस बताता है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। अब आते हैं जेनेटिक कोड। अब होना चाहिए था सेंट्रल डॉगमा में, पहले हमने क्या पढ़ा? रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो आना क्या चाहिए? ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन से पहले हमें पढ़ना है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो एमआरएनए बना है किससे? न्यूक्लियोटाइड से, और प्रोटीन अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड में कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है, और इसीलिए हमें जरूरत पड़ी जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, ये बात किसने बताई? जॉर्ज गैमो। उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया था, कौन सा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके उन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड सिंगलेट या डबलेट नहीं हो सकते। कैसे होंगे? ट्रिपलेट। और बाद में हरगोबिंद खुराना और मार्शल निरेनबर्ग ने ये प्रूफ कर दिया कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ही होते हैं। अब आते हैं ये एंजाइम सेवरो का एंजाइम, इसका नाम याद करना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये भी आरएनए ही बनाता है, लेकिन ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, क्या वो टेम्पलेट डिपेंडेंट है? वो टेम्पलेट के आधार पर रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी का यूज करता है। लेकिन ये जो एंजाइम, इससे लैब में मनचाहे प्रोटीन हम बना सकते हैं, क्योंकि ये कैसा काम करता है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो इसको एग्जाम में पूछ सकता है एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये देखो यहां लिखा भी कि ट्रांसक्रिप्शन में जब एंजाइम होगा डीडीआरपी तो ये टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करेगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करेगा। ये पूछा नहीं गया सेवरो का, लेकिन कभी पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं सेलिएंट फीचर। ये तो बहुत खास है, खूब सवाल आ रहे हैं इस समय। सेलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कोडॉन आर ट्रिपलेट। किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने। किसने प्रूफ किया? निरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना। क्लियर? अब अगर ट्रिपलेट है तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास कोड कितने हैं? 64। और 64 में से कितने कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं? 61। बाकी 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो 61 कोडॉन ऐसे जो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। कितनी अमीनो एसिड? 20 अमीनो एसिड के लिए 61 कोडॉन हो जाएंगे। 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कौन कौन से? यूएए, यूएजी, यूजी। अच्छे से याद करना, रट्टा मारना है। 64 नहीं याद कर पाओगे, लेकिन 8 याद कर लोगे। तो 8 आपको याद करने, 3 ये याद हो गए। इनको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन। ये कोडॉन अगर कहीं भी एमआरएनए में आ गए तो वहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। AUG परफॉर्म डुअल फंक्शन। AUG नाम का जो कोडॉन है, दिस कोड फॉर द मेथियोनिन एंड आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3। स्टार्ट कोडॉन 1 है, दैट इज AUG। दो काम कर रहा है तो डुअल फंक्शन इसका हो गया। अब करें 1 कोडॉन कोड ओनली फॉर 1 अमीनो एसिड, और इसलिए करें कि कोडॉन्स कैसे हैं? स्पेसिफिक एंड अनअम्बिगुअस। अम्बिगुअस एग्जाम में पूछता है बार बार, तो अम्बिगुअस नहीं होते, कैसे होते हैं? अनअम्बिगुअस। अम्बिगुअस मतलब संदिग्ध, अनअम्बिगुअस असंदिग्ध, मतलब कोई संदेह नहीं है। जैसे AUG है तो क्या हमें कोई संदेह है क्या? किसको बनाएगा? मेथियोनिन। इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर GUG है तो क्या होगा? वैलिन। GAG है तो ग्लूटामिक एसिड। UUU है तो फिनाइल एलानिन। UUC है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन समस्या है कि अमीनो एसिड कितनी है? 20,
और कोडॉन कितने हैं? 61। यानी रफली आप देखो तो हर अमीनो एसिड के लिए 3-3 कोडॉन आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। मेनी अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस कोडॉन्स आर डीजेनरेट। जैसे एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानीन, अब इसके लिए 2 कोड हैं, UUU एंड UUC। तो अगर फिनाइल एलानीन कहीं पर प्रोटीन में है तो क्या आप बता सकते हैं उसको किसने बनाया होगा? नहीं, या आप नहीं बता सकते, क्योंकि जेनेटिक कोड कैसे हैं? डीजेनरेट। इनमें डीजेनरेसी, इसको डीजेनरेसी या रिडंडेंसी कहा था। 2 बातें यहां पर, वन कोडॉन कोड ओनली फॉर वन अमीनो एसिड, दिस इज स्पेसिफिक एंड अनअम्बिगुअस। और अगर ऐसे पूछा जाए कि वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, डीजेनरेसी, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो दोनों प्रॉपर्टीज पता चल गई। अगर करें 61 कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कोड करें, ये भी क्या है? डीजेनरेसी। कोडॉन रीड ऑन एमआरएनए इन अ कंटिगुअस मैनर, देयर आर नो पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं। कोडॉन रीड ऑन एमआरएनए इन ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये मैंने बताया भी था कि भैया 3 से 5 वाले 2 लोग हैं, बस याद कर लो, बाकी सभी क्या करना है? 5 to 3 कोडॉन रीड करना है, एमआरएनए बनाना है, कोडिंग स्टैंड हो गया। बोलो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सब किस डायरेक्शन में? 5 से 3 डायरेक्शन में। करे कोडॉन आर नियरली यूनिवर्सल, नियरली, लगभग यूनिवर्सल है, जैसे UUU कोड फॉर फिनाइलएलानिन फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोवन में। अगर एक्सेप्शन ना होते तो क्या कहते हैं? कोडॉन आर यूनिवर्सल, लेकिन नियरली यूनिवर्सल है। और नियरली यूनिवर्सल होने की वजह से ही ई कोलाई के अंदर ह्यूमन इंसुलिन बनाई जा सकी एली लिली कंपनी के द्वारा इन द ईयर 1983। अब आते म्यूटेशन की बात करते। कल हमने एक म्यूटेशन पढ़ा था, कौन सा? पॉइंट म्यूटेशन। यहां पर जो म्यूटेशन है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो यहां पर है, इसमें क्या होता है कि बस अब इतना सब मैं पढ़ा तो नहीं सकता यहां पर, तो बस कंक्लूजन याद कर लेंगे। 2 बातें, जिस पॉइंट पर चेंज करते हैं, जिस पॉइंट पे चेंज करते हैं, जैसे हैश के बाद चेंज कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे चेंज करते हैं उसके पहले कोई चेंज नहीं होता है। पहली बात, चेंज अगर आपसे कहा एग्जाम में कि 100 बेस हैं और 100 बेस में कहा 31 नंबर पे चेंज करें, मतलब 30 में कोई चेंज नहीं होगा। कितने में चेंज होगा? अरे 60 में हो जाएगा यार, खत्म बात, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। पहली बात समझ में आई? जिस पॉइंट पे बदलाव करेंगे उसके पहले कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कहा 1000 बेस हैं और 1000 बेस पे 101 को डिलीट कर दिया, 101 पे डिलीट कर दिया, तो कितने चेंज नहीं होंगे? 100 नहीं चेंज होंगे, बाकी उसके आगे के चेंज हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 या 3 के मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं, अगर 3 या 3 के मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं, तो 1 या उसके मल्टीपल में कोड बदलेंगे। जैसे आपसे कहा कि हमारे पास 50 कोड हैं, कितने कोड हैं? 50 कोड छोड़ दो, 50 कोड को हम लोग कर लेते 150 बेस। कितने बेस हैं? 150 बेस हैं आपसे कहा गया। अब अगर कहा गया कि 5वें बेस को डिलीट कर दिया गया, कितने? 5वें को, कितने बेस में चेंज नहीं होगा? 4 में, बाकी सब बदल जाएंगे, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट मतलब सारे शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर ऐसे सवाल पूछे कि 10, 11, 12, किस नंबर पे? 10, 11, 12 को डिलीट कर दें, तो कितना चेंज होगा? कोई क्या नहीं होगा, मार खाओगे क्या? एक कोड तो बदलेगा ना, क्योंकि 3 बेस एक कोड बनाएंगे। तो अगर 10, 11, 12 को बदलेंगे तो एक कोड डिलीट हो गया। एक कोड डिलीट हुआ मतलब एक अमीनो एसिड, और उसके आगे का सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और पहले तो कभी होना ही नहीं है। नहीं समझे? अगर कहा 6 बेस डिलीट कर दिए तो 2 कोड और 2 अमीनो एसिड डिलीट हो जाएंगे। आपसे कहा 9 बेस ऐड कर दिए तो 3 बेस, 9 बेस मतलब 3 कोडॉन और 3 अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे। समझे? लेकिन 3 वाला पूछा ही नहीं कभी आपसे, 1 वाला ही आपसे पूछ रहा है। वो जानता है आप लोगों के बारे में
बेचारे बच्चों के बारे में। तो ऐसा सवाल कोई, मैंने तो 8 9 10 तक 9 9 पूछ लिए, वो पूछेगा नहीं, वो एक पूछेगा, कहेगा कि 999 बेस है, 901 नंबर पे डिलीट कर दिया, बताओ कितने में चेंज नहीं होगा, कितने कोड नहीं बदलेंगे? 300। अभी 900 बता रहे हैं, 300 कोड। अब ये भी ध्यान रखना पहले कहीं के कि कोड और बेस ही नहीं जान पा रहे हो। अबे कोड ट्रिपलेट है ना, तो 900 बेस अगर कह रहा है तो 300 कोड हुए ना, तो ये कंक्लूजन हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। ठीक है, अब आते हैं टीआरएनए, द एडाप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए के कई सारे नाम है, जैसे एसआरएनए जिसको कहते हैं सॉल्युबल या फिर एडाप्टर मॉलिक्यूल। और ये जो टीआरएनए है इसमें वैसे तो आर्म 5 होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही है। देख लो जरा इसको, ये जो स्ट्रक्चर है कौन सा है? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ कैसा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल। डबल हेलिकल कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और स्टार्च का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अरे हेलिकल, अभी अल्फा बता रहे हैं, स्टार्च में हेलिकल आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अल्फा बीटा कहाँ है? प्रोटीन में। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल या सीट के फॉर्म में। अरे अल्फा हेलिक्स या बीटा सीट होती नहीं होती है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक है, किसका? टीआरएनए का, जहां पर एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है और नीचे की तरफ एंटीकोडॉन आर्म है। एंटीकोडॉन आर्म है। एंटीकोडॉन जो आर्म होती है उस पे एंटीकोडॉन पाए जाते हैं जो कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लो कि कोडॉन है एयूजी, क्या है? एयूजी, तो बताओ एंटीकोडॉन क्या होगा? यू, अरे नाला, एयूजी है तो क्या हो जाएगा? यू ए सी। समझेगी नहीं? तो कोडॉन याद करने की एंटीकोडॉन, दोनों याद। अरे याद, कोडॉन याद करने हैं ना। एग्जाम में पूछेगा कि मिथियोनिन का एंटीकोडॉन क्या होगा, तो कैसे बता पाओगे? क्या उसका कोडॉन याद होना चाहिए कि एंटीकोडॉन याद करोगे, कि दोनों याद कर लोगे? हाँ, दोनों जरूर याद कर लें। कोडॉन इनसे याद नहीं हो रहा है, एंटीकोडॉन याद करेंगे। एंटीकोडॉन में रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी लगाना है, समझे कि नहीं? अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है कि अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म जो है बेटा, उसमें अमीनो एसिड को कहां पर बांधते हैं? 3 प्राइम पे। किस एंड पे? 3 प्राइम पे। अब देखो, ये वही लिखा है कि मिथियोनिन का कोडॉन क्या है? एयूजी, तो एंटीकोडॉन उसका कॉम्प्लीमेंट्री। इसको याद थोड़ी करना है यहां पर। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसा है? इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और ये जो बना के दिया गया कौन सा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसा है? क्लोवर लीफ लाइक। इससे आप याद कर सकते हैं, लैक्स नाम का कोड है इसके लिए। अब करें कि टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। प्रोटीन में कितनी अमीनो एसिड है? 20। तो टीआरएनए कितने? 20। कोडॉन कितने? 61। 20 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन 61 है, लेकिन डर जाते हो क्या तुम लोग? और टीआरएनए कितने हैं? 20। यानी एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए, एक अमीनो एसिड के लिए एक टीआरएनए। लेकिन एक और टीआरएनए है इनिशिएशन के लिए, जिसे कहते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। और स्टॉप कोडॉन कितने हैं? 3। तो उनके लिए टीआरएनए नहीं है। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। अब आते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा? एमआरएनए से क्या बनेगी? प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस, ये सेंट्रल डॉग्मा यहां पर बना हुआ है। कह रहे अमीनो एसिड जो आपस में कैसे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। और बॉन्ड बनाने के लिए क्या एनर्जी चाहिए? बायो में तो यही करना है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब यहां पर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी। एनर्जी का सोर्स क्या है? एटीपी। तो द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए। एमआरएनए पे जो बेस का सीक्वेंस होगा उसी के आधार पे अमीनो एसिड होंगी। अब क्या क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए। एमआरएनए क्या काम करेगा? टेम्पलेट का। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, रीड जेनेटिक कोड और एडाप्टर मॉलिक्यूल। एडाप्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ ये कोडॉन से बाइंड करता है और दूसरी तरफ अमीनो एसिड से, दो तरफ जुड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एडॉप्टर। जैसे हमारा एडॉप्टर नहीं, जो चार्जर होता है एक तरफ हम सॉकेट में लगाते हैं, एक तरफ मोबाइल में, इसलिए वो भी क्या होता है? एडॉप्टर। आरएनए का क्या काम है? कैटालिटिक रोल। 23S आरएनए। और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के समय एंजाइम का काम करता है, साथ ही इसका काम क्या है? स्ट्रक्चरल।
राइबोसोम, राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, और ये बना किससे है? आरएनए प्लस प्रोटीन। कितनी प्रोटीन? 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। नीट में भी लेटेस्ट ही आपसे पूछा गया है। और क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म, जहां पर फैक्ट्री लगी हुई है। और क्या चाहिए? अमीनो एसिड। और क्या चाहिए? एनर्जी, एटीपी। इसीलिए फर्स्ट फेज, दो सवाल यहां पर है। पहला फर्स्ट फेज, तो फर्स्ट फेज में जो अमीनो एसिड है वो एटीपी से जुड़ेगी, जिसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ अमीनो एसिड, और ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गई, चार्ज्ड हो गई। अब जो चार्ज्ड अमीनो एसिड हो टीआरएनए से जुड़ेगी, इसे कहेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये पूछा गया। तो पहली फेज में अमीनो एसाइलेशन होगा, यानी ये जो चार्ज टीआरएनए उसके साथ अमीनो एसिड जुड़ गई, किस एंड पे? 3 प्राइम। अब ये चार्ज्ड टीआरएनए, ऐसे कितने टीआरएनए होंगे? 20। तो चार्ज टीआरएनए अपनी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ जुड़ा होगा और साइटोप्लाज्म में चार्ज फॉर्म में पड़े रहते हैं। अब यहां पर देखो, फिर से बताओ मुझे, डीएनए का मतलब ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए इन्वॉल्व होता है कि सेगमेंट? सेगमेंट। उस सेगमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। अब बताओ, जो एमआरएनए है, पूरा एमआरएनए ट्रांसलेट होगा कि सेगमेंट? सेगमेंट। दैट सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल यूनिट। क्या नाम है? ट्रांसलेशनल यूनिट। और ट्रांसलेशनल यूनिट की बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट है। कौन? स्टार्ट कोडॉन। पहला कौन है? स्टार्ट कोडॉन, फिर कोड फॉर प्रोटीन, और फिर स्टॉप कोडॉन। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल यूनिट हो गई। अब ट्रांसलेशनल यूनिट में स्टार्ट कोडॉन के पहले का हिस्सा और स्टॉप कोडॉन के बाद का हिस्सा ट्रांसलेट नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। तो यूटीआर 5 प्राइम पे कि 3 प्राइम पे? दोनों तरफ। 5 प्राइम मतलब स्टार्ट कोडॉन के पहले, और 3 प्राइम मतलब स्टॉप कोडॉन के बाद में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? स्टार्ट कोडॉन तो हमेशा आप जानते हैं एक ही हो सकता है। कौन? ए यू जी। लेकिन स्टॉप कोडॉन 3 में से कोई भी हो सकता है, यू ए ए, यू ए जी या यू जी ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यूटीआर जो है इसका डायरेक्ट, हाँ यूटीआर का डायरेक्ट ट्रांसलेशन में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ट्रांसलेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, बेहतर बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप थे? 3। ट्रांसलेशन के भी वही 3 कॉपी कर लो। कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन कैसे होगा? देखो, फर्स्ट फेज वाला सवाल अलग है और इनिशिएशन अलग है। फर्स्ट फेज में क्या होता है? चार्जिंग। चार्जिंग वाला पॉइंट याद रखोगे। इनिशिएशन तब होगा, राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, 70s में छोटी 30 और बड़ी 50। 40? क्या तुम लोग, मतलब 50 और 30 से मिलके कितना हुआ? 70, है ना? और 80s राइबोसोम में छोटी वाली कितना? 40 और बड़ी वाली 60। 60 और 40 80 हो जाएगा। 9 + 0 27, 9 + 2 20। अभी 18 बता रहे हैं। चलो ठीक है, आते हैं, अभी बात कर लेंगे आगे। इनिशिएशन के लिए क्या होगा? व्हेन स्मॉल सब यूनिट। बेटा यही मिलेगा, बाहर जा रहे समोसा लेने, मतलब अभी मिल जाएगा तुम लोग। अब पढ़ाई जब, अरे वो वाली नहीं होगी, फिर उसको अगले दिन कर लेना, है ना? कल कर लेना वो क्लास। टेस्ट तो परसों है ना? हाँ तो, और कल बायो का टॉपिक तो छोटा, इवोल्यूशन में कितना है? इवोल्यूशन तो ऐसे शुरू करे ऐसे खत्म। चल यहां पे आते हैं। करे जब स्मॉल सब यूनिट, कौन सी? स्मॉल। जब स्मॉल सब यूनिट किससे जुड़ती है? एमआरएनए से। एमआरएनए से अटैच होती है, तब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है। इलोंगेशन में कहा गया राइबोसोम मूव्स कोडॉन बाय कोडॉन एंड अमीनो एसिड एडेड 1 by 1। ले आए समोसा? चलो यहां आ जाओ बेटा।
क्या क्या यहां स्मॉलर सब यूनिट दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना? और क्या ये एमआरएनए दिखाई दे रहा है? क्या उससे अटैच हो गई है? अभी समोसा वापस भी चला जाता है, अभी गरीबों में बंटवा देंगे बाहर। ठीक है, टर्मिनेशन के समय अ रिलीज फैक्टर बाइंड विद स्टॉप कोडॉन इन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन। अच्छा, अब ये पॉइंट खास है। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिक्टेटेड बाई डीएनए। डी फॉर डिक्टेटेड, डी फॉर डीएनए। डिक्टेट का मतलब होता है डिसाइड करना या किसी चीज को तय करना, निर्धारित करना, बट रिप्रेजेंटेड बाई एमआरएनए। और इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आर फॉर रिप्रेजेंटेड, आर फॉर आरएनए, डी फॉर डिक्टेटेड, डी फॉर डीएनए। तो ये भी बड़ा सवाल यहां पर है। अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस प्रोटीन में हो डिसाइड कौन करता है? डीएनए। और रिप्रेजेंट कौन करता है? एमआरएनए। तभी उसे क्या कहते हैं? मैसेंजर। वो डीएनए का एक्चुअली क्या लेके आया? संदेश। किसके पास? आरएनए के पास। प्रोटीन के पास। अरे वाह। अबे राइबोसोम के पास, क्योंकि फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। अगला है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो पढ़ो बेटा, आएगा तो बता देना। अभी नहीं आया बेटा, इधर पढ़ो। चलो यहां आते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं, लैक ऑपेरॉन, एचजीपी एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। इसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल नहीं है, तो बस आराम से समझ लो, बस हो गया। 5-10 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, तब तक समोसा भी जाएगा, है ना। चलो यहां आते हैं। यहां शांत रहो बेटा 5 मिनट के लिए। जीन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस होना। वाह बेटा, क्या बात है। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट, कुछ रेगुलेट होना। समझ पा रहे हो? एक्सप्रेशन अभी तो बताया था। जेनेटिक मटेरियल के कितने क्राइटेरिया? 4। पहला रेप्लिका, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा म्यूटेशन, चौथा एक्सप्रेशन। तो क्या बताया था एक्सप्रेशन? प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, और रेगुलेशन का मतलब यहां पर नियंत्रण से है या रोकने से है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को बनने से हम कैसे रोक सकते हैं, जरा समझते हैं इसको। बताओ, ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट? सामने लिखा है नालायकों। और दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही हैं, तो मतलब यूकैरियोट है। अब देखो कैसे काम चलता है। डीएनए से शुरू करते, सेंट्रल डॉगमा। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बना? एचएन। एचएन की प्रोसेसिंग हुई, एमआरएनए। एमआरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से होकर कहां आया? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन हुआ, क्या बना? प्रोटीन। समझ गए इतनी बात? अब बताओ, प्रोकैरियोट में इनमें से कितने टॉपिक नहीं हो सकते हैं? 3 नहीं हो सकते? अबे 2 नहीं होंगे। प्रोसेसिंग नहीं होगी और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। प्रोसेसिंग बताओ क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर स्प्लिट जीन नहीं है। हमारे पास स्प्लिट जीन है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और बताओ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। समझे कि नहीं? अब आप सोचो कि क्या मैं ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता हूं? हाँ भाई, ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते हैं हम लोग। तो ट्रांसक्रिप्शन अगर रोक दें तो क्या प्रोटीन बन पाएगी? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्रोसेसिंग रोक दें तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। और यही तो करना है हमें ना, प्रोटीन बनने को रोकना है। क्या ट्रांसपोर्ट रोक दें तो प्रोटीन बन पाएगी? नहीं। और ट्रांसलेशन रोक दें तब भी नहीं बन पाएगी। तो यूकैरियोट में रेगुलेशन के कितने लेवल हैं? 4। पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेवल, चौथा ट्रांसलेशनल लेवल। अब मैं यही सवाल पूछूं, प्रोकैरियोट में कितने लेवल? 2। पहला ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा ट्रांसलेशनल। मेन इज ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और इसी पर बेस्ड है लैक ऑपेरॉन। ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पर कुछ समझे कि नहीं? तो प्रोकैरियोट में कितने लेवल हैं? 2। लेकिन मेन कौन है? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में कौन? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में स्टेप कितने हैं? 3। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। लेकिन हमें इनिशिएशन को रोक देना है।
तो वही लैक ऑपेरॉन में हमें करना है। तो यूकैरियोट में 4 लेवल लिखे हुए हैं और यहां पर देखो लिखा ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। अब आते हैं यहीं से ऑपेरॉन सिस्टम, और ऑपेरॉन की बात करें तो मोस्टली कहां मिलता है? प्रोकैरियोट में। ऑपेरॉन सिस्टम कई सारे, जैसे लैक ऑपेरॉन, लैक का मतलब लैक्टोज, टीआरपी मतलब ट्रिप्टोफैन, हिस मतलब हिस्टिडीन, वैल मतलब वैलिन, अरे मतलब अरेबिनोज। तो ये सब ऑपेरॉन एनसीईआरटी में दिए गए, लेकिन डिटेल केवल एक की है, कौन सा? लैक ऑपेरॉन सिस्टम। लैक ऑपेरॉन सिस्टम किसने दिया? जैकब एंड मोनोद ने। किसके? ई कोलाई में। और ये एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है। कैसे काम करता समझते हैं जरा। तो सबसे पहले तो ये सीक्वेंस याद करना, क्या बताया था? पीपोजिया, पीपोजिया। तो पीपो में पी क्या है? प्रमोटर, आई इज द, हाँ वाह भाई, रेगुलेट नाम लिखा है भाई, तुम लोग नकल नहीं कर पाते हो। रेगुलेटरी जीन। आई इंड्यूसर से है कि इनहिबिटर से? इनहिबिटर से, सब लिखा है सामने। पी मतलब प्रमोटर, ओ मतलब ऑपरेटर, जिया क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। अब ये जो जेड, चलो यहां शुरू करते हैं। आई किसके लिए कोड करता है? अच्छा आई छोड़ो, प्रमोटर का क्या काम है? आरएनए पॉलीमरेज यहां के बाइंड करता है, ये बाइंडिंग साइट है फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आई किसको कोड करता है? कोई नहीं बता पा रहा है। किसके लिए? रिप्रेशर प्रोटीन। किसको कोड करता है? रिप्रेशर प्रोटीन। जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज, ए ट्रांसएसिटाइलेज, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है जो आई जीन है रेगुलेटरी जीन, ये एमआरएनए बनाता है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद बनता है रिप्रेशर प्रोटीन। जेड वाई ए, जेड वाई ए की अगर बात करते हैं तो जेड किसके लिए कोड करता है? बीटा गैल, वाई ट्रांस परमिएज के लिए और ए ट्रांसएसिटाइलेज। अच्छा ध्यान ये रखना है कि जो जेड वाई ए है, जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक एमआरएनए बनेंगे कि 3? एक, दैट इज कॉल्ड लैक एमआरएनए। और एंजाइम एक बनेंगे कि 3? 3 यहां पर। तो अब 2 सिचुएशन है। कह रहे इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इन ई कोलाई, अगर लैक्टोज नहीं है ई कोलाई में तो उस केस में रेगुलेटरी जीन क्या रिप्रेशर को बनाएगा? यस। और अब रिप्रेशर किससे जाके जुड़ जाएगी? ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ नहीं पाएगा, और प्रमोटर से अगर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा तो क्या नहीं होगा? इनिशिएशन। और इनिशिएशन इज मेन साइट। अगर इनिशिएशन नहीं हुआ तो क्या प्रोटीन की सिंथेसिस हो पाएगी? नहीं। और क्या इन प्रोटीन को एंजाइम को बनाना जरूरी है? नहीं है भाई। ले बीटा गैल बना के क्या करोगे? बीटा गैल क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है, ब्रेकडाउन करता है, लेकिन लैक्टोज अभी सेल में नहीं है, तो क्या करोगे बना के? जब लैक्टोज नहीं तो इकोलाई बना के क्या करेगा? तो क्या ये इकोलाई के लिए बढ़िया सिस्टम है? यस, एनर्जी बचाने का एक तरीका है। अब करें इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब ई कोलाई के पास लैक्टोज है, लैक्टोज है तो आई जीन अपना काम कर रहा है और रिप्रेशर प्रोटीन बना रहा है। आई जीन लैक्टोज होने या ना होने पर इसका काम निर्भर नहीं है, वो अपना काम करता रहता है। आई जीन, जैसे मान लो आप क्लास में हो, मैं हूं या ना हूं, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए? आई रेगुलेटरी। मतलब आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं क्लास में हूं या नहीं हूं, और कुछ लोगों के ऊपर फर्क पड़ता है। तो आई जीन जो है ये हमेशा अपना काम कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन। अब देखो, अब लैक्टोज है तो जब रिप्रेशर प्रोटीन बनी तो लैक्टोज आके उससे जुड़ गया, और लैक्टोज रिप्रेशर से जुड़ के उसको इनहिबिट कर देगा। तो रिप्रेशर किससे जुड़ नहीं पाएगा? ऑपरेटर से। और जब ऑपरेटर, देखो यहां ऑपरेटर से जुड़ गया था ना, अब ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या करेगा? इनिशिएशन। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा तो लैक एमआरएनए बनेगा, और फिर ट्रांसलेशन होगा तो तीनों एंजाइम बन जाएंगे। और क्या एंजाइम चाहिए? यस, क्योंकि ई कोलाई के लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? ग्लूकोज। और लैक्टोज को तोड़ने के लिए चाहिए बीटा गैल। बीटा गैल जब लैक्टोज को तोड़ेगा तो उस केस में क्या बनेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे यूज कर लेगा। जब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो हम कह रहे हैं लैक ऑपेरॉन स्विच ऑफ है, एंजाइम नहीं बन रहे हैं, और अब लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन है। तो ऑन और ऑफ किस पे निर्भर कर रहा है? लैक्टोज पर।
इसलिए लैक्टोज को कहते हैं इंड्यूसर। क्या बोलते हैं? इंड्यूसर। लैक्टोज के अलावा कौन इंड्यूसर हो सकता है? एलोलैक्टोज, लैक्टोज या एलोलैक्टोज। लेकिन ग्लूकोज या गैलेक्टोज कभी इंड्यूसर नहीं हो सकता। इंड्यूसर या तो लैक्टोज होगा या एलोलैक्टोज। ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। ठीक, अब यहां पर लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल मतलब प्रेजेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल इंड्यूसेस स्विच ऑन द ओपेरॉन। तो जब यहां लैक्टोज है तो लैक ओपेरॉन स्विच ऑन हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल। अब लैक ओपेरॉन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेगुलेशन है। पॉजिटिव रेगुलेशन किसके हिसाब से? लैक्टोज। मतलब लैक्टोज जब सेल के अंदर है तो लैक ओपेरॉन ऑन हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव। और जब रिप्रेसर प्रोटीन अपना काम करे, रिप्रेसर का काम किससे जुड़ना है? ऑपरेटर से। अगर रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ जाए तो ओपेरॉन ऑफ हो रहा है, और ऑफ हो रहा है यानी ये कैसा हो गया? निगेटिव। तो लैक ओपेरॉन पे लैक्टोज का इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव। और रिप्रेसर का इफेक्ट कैसा है? निगेटिव। यानी लैक ओपेरॉन में दोनों तरह के रेगुलेशन है। सवाल जिस हिसाब से पूछा जाएगा वैसे ही करना, जैसे कल हमने पढ़ा था बी जीन। तो बी जीन डोमिनेंस शो कर रहा था या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? दोनों। अब डोमिनेंस कब शो कर रहा था? जब हम सीड शेप की बात कर रहे थे। और अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से। समझे कि नहीं? वैसे यहां पे जब रिप्रेसर की बात करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और लैक्टोज की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ ये ओपेरॉन इसलिए खास है क्योंकि यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब बन रहा है? जब सेल में, जब इकोलाई के अंदर लैक्टोज है, और नहीं है तो ये बन नहीं रहा है। तो ये एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा कौन डिसाइड कर रहा है? सबस्ट्रेट, लैक्टोज। मतलब सबस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि उसका ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहां लिखा है लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। तो ये पूरी कहानी हो गई लैक ओपेरॉन के बारे में। अब आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसमें ज्यादातर डेटा है जो आपको याद करना है, तो आप बताते चलिए एजीपी कब स्टार्ट हुआ? 1990 में, 1990 में। कितने साल का था? 13 साल का प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा प्रोजेक्ट। कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। लेकिन पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग मई 2006, क्योंकि इस पे जीन का नंबर सबसे ज्यादा, कितना? 2968। ये सब यहां पर लिखा हुआ है। कितने क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई? 24, जिसमें 22 कौन थे? ऑटोसोम, एक एक्स और एक वाई। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल 24 क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग की गई। एजीपी को कोऑर्डिनेट किया गया किसके द्वारा? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और शुरुआती दिनों में कंट्रीब्यूटर कौन था? वेलकम ट्रस्ट फ्रॉम द यूके। और कौन कौन सी कंट्री थी? जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, ये भी कंट्रीब्यूशन थे। तो 6 कंट्री का कंट्रीब्यूशन यहां पर लिखा हुआ है। अब एजीपी को मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि पैसा बहुत खर्च होना था और डेटा बहुत ज्यादा था। और यहां पर अगर हम बात करें पैसे की, तो जो कॉस्ट निकाली गई थी एक बेस पेयर की कितनी थी? $3। तो 3 बिलियन की आप निकाल ही सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, $9 बिलियन। और साथ ही साथ यहां पर हाई स्पीड के कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी। ये सब शुरुआत में साइंटिस्ट ने पता लगा लिया था। एजीपी की वजह से बायोलॉजी में एक नए एरिया की शुरुआत हुई, दैट इज कॉल्ड बायो इनफॉर्मेटिक्स। बायो प्रोस्पेक्टिंग किससे रिलेटेड है? नैरोली यूटिलिटेरियन। कौन सा? नैरोली यूटिलिटेरियन। ये भी पढ़ाया नहीं मैंने। अब ये बायोडाइवर्सिटी पढ़ा के आ रहे हैं। गोल्स की बात करें तो गोल्स बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन इतने सारे याद नहीं करने। एक इसमें से याद करना है, कौन सा? एलसी। एलसी कौन सा है? ये वाला एलसी। ई फॉर एथिकल, एल फॉर लीगल, एस फॉर सोशल और आई फॉर इश्यूज। एग्जाम में केवल पॉइंट पूछ सकता है कि एलसी किससे रिलेटेड है? एजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में केवल ह्यूमन के जीनोम की ही सीक्वेंसिंग नहीं की गई थी, कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म भी थे, जैसे बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई। फंजाई में ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, सेरेवाइसी। इस प्लांट में कौन? राइस एंड अरेबडोप्सिस, सारे नाम याद करने हैं। एनिमल में कौन? इंसेक्ट, ड्रोसोफिला, निमेटोड, सिनोरेबिडाइटिस एलिगेंस। फ्री लिविंग, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं मेथोडोलॉजी, ये भी पूछा जाता है। मेथोडोलॉजी में 2 अप्रोच यूज किए गए। वन को कहते हैं ईएसटी, ईएसटी इज द
एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, 2 बार नीट में सवाल यहां से आया है। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, दिस इज आल्सो नेम्ड एज ब्लाइंड अप्रोच। ईएसटी में क्या करते हैं, केवल उन हिस्सों की सीक्वेंसिंग करते हैं जो आरएनए के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन इन ह्यूमन जीनोम दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ये गलती यहां पर होती है क्योंकि एक ऑप्शन में यहां प्रोटीन लिखा रहेगा और हमारे दिमाग में तो एक्सप्रेशन का मतलब प्रोटीन चलता है। तो यहां पे ध्यान रखना कि केवल उन जीन की बात कर रहे हैं यहां पर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किस फॉर्म में, आरएनए। 2 बार नीट में सवाल आया है। सीक्वेंस एनोटेशन में ब्लाइंड अप्रोच, तो यहां पर हम कुछ ध्यान नहीं देंगे, हम कोडिंग या नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस की सीक्वेंसिंग करते चले जाएंगे और पूरा सीक्वेंस जब पूरा होगा तो फिर बता देंगे कि ये कोडिंग वाला पार्ट है और ये नॉन कोडिंग। तो सीक्वेंस एनोटेशन ब्लाइंड अप्रोच हो गया। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर हमें जीपी करना है, सीक्वेंसिंग करनी, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम परसों बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि आइसोलेशन के लिए क्या करना है। फिर कन्वर्टिंग इट इनटू रैंडम फ्रेगमेंट, कैसे काटेंगे, आरई रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना है। फिर क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, क्लोनिंग करने से क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन। वैसे एम्प्लीफिकेशन का एक तरीका और है पीसीआर। तो डीएनए कैन बी सीक्वेंस्ड विद ईज, आसानी से सीक्वेंसिंग कर सकते। क्लोनिंग के लिए होस्ट और वेक्टर याद करने। होस्ट अगर बैक्टीरिया है तो वेक्टर क्या होगा, बीएससी बैक, और अगर ईस्ट है तो वाईएससी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये 2 वेक्टर तो यहां पे आप पढ़ रहे हैं। अभी जब आप बायोटेक में चलेंगे तो वहां पर प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बायोलिस्टिक्स, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, हीट सॉक, वो सब भी मेथड है। यहां पर ये 2 मेथड यूज किए गए। अब करें जो सीक्वेंसिंग है डीएनए फ्रेगमेंट की, उसके लिए यूज करते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर जो है ये उस प्रिंसिपल पर काम करता है जो किसने डेवलप किया, फ्रेडरिक सैंगर ने। फ्रेडरिक सैंगर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वो टेक्निक बताई थी जिससे प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता लगाते हैं। और फ्रेडरिक सैंगर को 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया, 2 बड़े काम इन्होंने किए। तो सैंगर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन। अब इसमें तुम लोग और क्या जानना चाहोगे, सेलिएंट फीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट डेटा जो आपको याद करना है, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ये एक्चुअल डेटा आपको याद करना, बिलियन में कहेगा तो बदल लेना, कोई एक याद कर लो इसमें से। टोटल जीन कितने मिले, 30,000। और ये जो साइंटिस्ट ने सोचा था उससे बहुत कम मिले। साइंटिस्ट ने सोचा कितना था, 80,000 से 1,40,000। जैसे आपने सोचा कि नीट में 700 नंबर तो आ ही जाएगा और जब पेपर हो तो 70 नंबर तो कम आया कि बहुत कम आया तो साइंटिस्ट ने सोचा था 1,40,000 मिलेंगे। अच्छा 1,20,000 मिलते, 1 लाख मिलते तो कहते हैं हाँ भाई थोड़ा बहुत है। सोचे थे 1,40,000, मिला कितना, 30,000। मतलब अंदाजा गलत हो गया कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। तो मच लेस देन प्रीवियस एस्टिमेट। सबसे कम जीन कहां पर है, क्रोमोसोम वाई पर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा है, कल ही पढ़ा है। कितने जीन है, 231, और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम 1 पे। तभी तो इसकी सीक्वेंसिंग 2006 में पूरी हुई, प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। कितने, 2,968। एक एवरेज जीन में कितने बेस होते हैं, 3,000। लेकिन सबसे बड़ा जो जीन है कौन सा, डिस्ट्रोफिन, कितने बेस हैं, 2.4 मिलियन, 24 लाख बेस हैं। 50% से ज्यादा ऐसे जीन है जिनका काम हमें पता नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, हाँ नजदीक पहुंचे हो। किसी की याद आ रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नहीं याद आ रहा है, चलो नर्सों बताएंगे। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, करे 2% से कम हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है। 99.9% बेस सीक्वेंस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। मतलब मेरे और आप में कितना डीएनए सेम है, 99.9%। कितना डिफरेंस है, 0.1, और 0.1% का अंतर हमें यूनिक बनाता है। कोई बहुत स्मार्ट बाकी कुछ कल्लू, चलो इधर आओ। अच्छा रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, इधर बेटा ध्यान दो तुम लोग। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस मेक अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब यहां पर हाँ, ये स्निप्स याद करना है। स्निप्स की
स्निप्स का एक तो फुल फॉर्म पूछा जाता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, और कितनी लोकेशन है? 1.4 मिलियन लोकेशन। और सबसे बड़ा जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। उसमें कितने बेस हैं? 2.4 मिलियन, और इसमें 1.4 मिलियन। मान लो भूल गए तो, अरे सिंगल है ना ये, सिंगल, तो सिंगल मतलब सिंगल, ये 1.4 नहीं समझ पाए, चलो। अच्छा, ये तुम्हारा एग्जाम्पल भी देखो लिखा हुआ है क्या, देखो ये मेरा डीएनए और ये तुम लोगों का डीएनए है, ठीक है। अब देखो डीएनए में केवल एक बेस ऐसा है जिसमें अंतर दिखाई दे, बाकी सब सेम है, तो सिंगल बेस में अंतर है, इसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये स्निप्स की एक लोकेशन है, ऐसी कितनी है? 14 लाख, 1.4 मिलियन। लास्ट टॉपिक इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ट्विंस ट्विंस वाला तुम लोग मत जानो भी ज्यादा, ये लोग तुम लोग देखना होगा, देख लेना बाद में। अब हमें ये पता है कि 99.9% बेस सीक्वेंस सेम है किन्हीं भी दो इंडिविजुअल के अंदर। 0.1% डिफरेंस, और ये डिफरेंस निकालोगे तो 3 × 10⁶ बेस पर आएगा। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम दो लोगों के डीएनए सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, बस इतना है, ठीक है। अब बहुत खास खास बातें मैं आपको बता देता हूं जो यहां पर ध्यान रखनी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये। तो हाँ देखो यहां लिखा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक प्रोसेस टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस इन विच अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए रिपीट मेनी टाइम। ये रिपीटेटिव डीएनए फिर से यहां दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान क्या रखना तुम लोगों को? तुम लोगों को ध्यान रखना है, ये सब नहीं, इतना याद कर नहीं पाओगे भी। ठीक है, ये पॉइंट, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम इन एसजीपी। अच्छा, जेनेटिक मैप किसने बनाया था? अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने। क्या यूज किया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके मीनिंग क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का पहला मीनिंग है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। और जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये सेम होगी डीएनए फ्रॉम एवरी सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी सेल हो, ब्लड हो, ब्लड लेकिन आरबीसी नहीं हो सकता है क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए होगा नहीं। तो ब्लड, डब्ल्यूबीसी, स्किन, बोन, स्पर्म, सलाइवा, हेयर फॉलिकल एक्सेट्रा, सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म सेम होगी। Hence, DNA fingerprinting has much wider application in forensic science. Forensic science क्या है? Science of crime. इसके बाद करें, पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब मेरे अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म मेरे पेरेंट से मिली हुई, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। पैतृक विवाद अगर है, किसी के फादर को लेके कोई विवाद, मां को लेके विवाद हो नहीं सकता है। अबे मां तो फिक्स है ना, यही है, इसने जन्म दिया है, विवाद किसको लेके हो सकता है? तो पैटर्निटी टेस्टिंग, पैतृक विवाद का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है लिखा वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। और ये वेरिएशन जो है, वेरिएशन के वैसे कई कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण यहां पर क्या है? म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। अब ये सब तुम लोग इतना ज्यादा मत जानो। हाँ, ये पॉइंट, ये एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन इज आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन एलील और वेरिएंट एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। ये फिलहाल याद कर लोगे डेटा, ठीक। अब यहां से चलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने डेवलप की? एलेक्स जेफरीज ने। और इन्होंने टेक्निक यूज की सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन में कितने स्टेप हैं? 6। तो 6 स्टेप आपको याद करना। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, आरई इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, परसों हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तीसरा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन सा?
एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चौथा क्या है? ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग इज द ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज। पांचवा है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड वीएनटीआर। वीएनटीआर इज द वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट प्रोब, और प्रोब होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव। आरएनए भी हो सकता है, लेकिन यहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करें इसलिए डीएनए होगा। छठा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो इसके लिए बाबा का फंडा भी है कि इंडिया देश सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो इंडिया में आई का मतलब आइसोलेशन, डी मतलब डाइजेशन, एस मतलब सेपरेशन, बी मतलब ब्लॉटिंग, एच मतलब हाइब्रिडाइजेशन और डी मतलब डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अच्छा, अब करें एलेक्स जेफरी यूज सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब दैट इज shows high degree of polymorphy, it was called VNTR। और VNTR का साइज भी आपको याद करना है 0.1 से 20 किलो बेस। और बेस में अगर बदलना हो तो किलो को 1000 से गुणा कर दोगे तो 100 से लेके 20,000 बेस में आ जाएगा। और यह भी ध्यान रखना VNTR बिलोंग करता है मिनी सैटेलाइट से, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट भी होते हैं। तो ये VNTR जो होता है ये किससे बिलोंग करता है? मिनी सैटेलाइट से। तो बहुत ज्यादा कुछ तो अभी याद नहीं कर सकते, जितनी बातें मैंने थोड़ा यहां हाईलाइट की हैं उतनी आप याद कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? ठीक है, तो कल हम लोग क्या आगे कंटिन्यू करेंगे? एवोल्यूशन। छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि आज जो हमने पढ़ा इसको रिवाइज भी कराएंगे। तो जो मैंने हाईलाइट की चीजें वो थोड़ा सा याद करके आना। कल हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और कल एवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। कोई सवाल हो पूछ लो।